Subscribe our channel and press the bell icon. वेलकम टू द सनशाइन कोचिंग क्लासेस। पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन तथा उससे संबंधित नियम। आज उसी के आगे हमको देखना है कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित उसी चैप्टर के आगे की हेडिंग है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो आपने चैप्टर चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो दोनों में अंतर हमने आपको पहले बता दिया था, फिर से आज रिपीट कर देते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आते हैं आज की हेडिंग में, देखते हैं अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल क्या है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए दो माध्यम ले लेते हैं, पहला वायु है, दूसरा कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो ANG मतलब एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से, जबकि कांच में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? VG मतलब वेलोसिटी इन ग्लास। अब इसी प्रकार हमने पहले माध्यम को ना चेंज करके दूसरे माध्यम को बदला है। पहला माध्यम अभी भी वायु है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एयर टू वाटर इक्वल C/VW। इन दोनों के फार्मूलों को कंपेयर कराएंगे, क्या मिलेगा? ANW/ANG बराबर VG/VW। क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दोनों में सेम है, इसलिए कट जाएगी। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है, नोट पॉइंट में बताया मैंने, इससे यह सिद्ध होता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैंगनी प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे न्यूनतम होता है। मतलब अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक मतलब अधिकतम और लाल प्रकाश के लिए सबसे न्यूनतम होता है। दूसरी हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है? उत्क्रमणीयता का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और फिर वह दूसरे माध्यम से फिर वह तीसरे माध्यम में जाती है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले एक गुटका लिया है कांच का, जिसका नाम है PQRS। ये कांच का एक गुटका है, ठीक है। इस कांच के गुटके का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो PQ है। इसे क्या कहेंगे? PQ तल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे PQ तल कहेंगे। इसमें वायु में, माना वायु में चलती एक प्रकाश किरण, माना वायु में चलती एक प्रकाश किरण OA एक कांच के गुटके PQRS पर गिरती है। माना वायु में चलती एक प्रकाश किरण कांच के एक गुटके, जिसका नाम हमने क्या रखा है? PQRS पर गिरती है। यह किरण तल PQ पर अपवर्तित होकर, PQ पर अपवर्तित होकर कांच, ये कांच की गुटके AB दिशा में चली जाती है। अब AB दिशा में जाएगी तो मतलब OA एक किरण हो गई। OA जो किरण हुई वो वायु में है, तो ये कौन सी किरण हुई? आपतित किरण हुई। और कांच से होकर ये जब अंदर पहुंची तो यह अपवर्तित हो गई, तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनेगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और विलंब के मध्य बनेगा अपवर्तन कोण। इसीलिए कहा गया है यदि वायु में आपतन कोण I तथा कांच में अपवर्तन कोण R हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो एयर टू ग्लास इक्वल sin I/sin R, समीकरण नंबर 1। अब इसी के विपरीत कि अब किरण कैसे होगी? अब किरण कांच से वायु में जाएगी। अब किरण
कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगा, यदि कांच के भीतर प्रकाश किरण BA दिशा में चले, BA मतलब B से A की दिशा में चलेगी, तो वह तल PQ पर अपवर्तित होकर वायु में OA दिशा में जाएगी। तब ये जो BA जो किरण है ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, और ये जो OA किरण है ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। इस प्रकार कांच में आपतन कोण जो बनेगा वो R बनेगा और वायु में जो अपवर्तन कोण होगा वो I होगा, बिल्कुल विपरीत। उसमें आपतन कोण I था, अपवर्तन R था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपतन R है और अपवर्तन I हो जाएगा। अतः जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, अतः प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, अतः GNA मतलब कि ग्लास टू एयर इक्वल साइन R अपॉन साइन I। समीकरण नंबर 2। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो दूसरा नियम मैंने बताया था आपको, उसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये वहां से फार्मूला लाया हूं मैं, ठीक है ना। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2 और ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब क्या कराएंगे, दोनों समीकरणों की तुलना कराएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे तो ANG इंटू GNA इक्वल साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, तो ANG इंटू GNA इक्वल 1, तो ANG बराबर 1 अपॉन GNA। ये फार्मूला बन गया आपका। ये फार्मूला क्या बताता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। मतलब फिर से समझिए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। ANG इक्वल 1 अपॉन GNA, ANG इक्वल 1 अपॉन GNA मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है। देखते हैं ANG इक्वल 1 अपॉन GNA। अभी हम ये सिद्ध करके लाए हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू दी गई होगी उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। यदि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1, 2 है तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2n1 होगा। इसलिए AN2 इंटू 2n1 इक्वल 1, तो 1n2 इक्वल 1 अपॉन 2n1। यदि 3 समांतर माध्यम है, अभी 2 माध्यम लिए थे, 1 और 2 माध्यम लिए थे, अब 3 समांतर माध्यम ले रहे हैं, 1 2 3, तब क्या होगा, 1 के सापेक्ष दूसरे का गुणे दूसरे के सापेक्ष तीसरे का गुणे तीसरे के सापेक्ष पहले का बराबर 1 के। उदाहरण के लिए पहला माध्यम वायु ले सकते हैं, दूसरा माध्यम कांच ले सकते हैं, तीसरा माध्यम जल ले सकते हैं। और जो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में किया जाता है। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप उसी प्रकार जिस माध्यम में जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए होंगे उस हिसाब से पुट कर लेंगे कि पहला माध्यम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फिर इस फार्मूले में रख देंगे और जिसका मान वो पूछ रहा होगा वो वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर करें।